तो करीब 56 घंटे पहले आधी रात को सैफ अली खान पर हमला हुआ। 56 घंटे पहले एक शख्स हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में सारी सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देते हुए, धत्ता बताते हुए सैफ अली खान के घर में घुसा और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन 56 घंटे बाद भी वो हमलावर, वो आरोपी कहां है, अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। उसे इस सवाल का जवाब अभी पुलिस को नहीं मिला। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि अभी तक जांच में क्या हुआ और क्या वाकई में अभी और वक्त लगना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस कार्यक्रम में, इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। चलेंगे उनके पास भी। तो सैफ अली खान पर हमला करने वाला कहां है? अब तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। आखिर अब तक पुलिस के हाथ हमलावर क्यों नहीं आया? देश की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी पर टीवी 9 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हमला करने के बाद आरोपी मुंबई में ही मौजूद रहा और हुलिया बदलकर घूमता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। सैफ पर हमले को लेकर हर अपडेट सबसे पहले टीवी 9 आपको दे रहा है। हमले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर टीवी 9 के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मुंबई में कई संवाददाता हर जगह मौजूद हैं। हर अपडेट पर उनकी नजर बनी हुई है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे और चलेंगे इसके लिए निधि के पास। जी हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अनसुलझे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम में। सैफ हमला केस में इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। हमले के बाद हमलावर ने खरीदा था हेडफोन। जी हाँ, हेडफोन खरीदा गया था। यही वो हमलावर बताया जा रहा है। दादर की मोबाइल दुकान से इसने हेडफोन खरीदा। दादर की मोबाइल दुकान में टीवी 9 भारतवर्ष पहुंच चुका है। सीसीटीवी से आरोपी के दुकान में आने की पुष्टि हुई है। ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी के जरिए ये फुटेज सामने आई कि आरोपी दाखिल होता है इस मोबाइल शॉप में। और आपको बता दें कि बांद्रा से दादर की दूरी 8 किलोमीटर से ज्यादा की है। तो लोकेशन एक और सामने आई है। जब बांद्रा में ये पूरी वारदात हुई, सैफ अली खान के घर पर चाकू से वार हुआ, उसके बाद हमलावर का एक और सीसीटीवी आ गया है जिसमें ये दिख रहा है कि वो हेडफोन खरीदने एक मोबाइल शॉप पर जाता है। और दादर की जिस दुकान से संदिग्ध हमलावर ने हेडफोन खरीदा था, वहां से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सैफ अली खान का हमलावर अब तक फरार है और बताया जा रहा है कि पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई है। मुंबई पुलिस की 35 टीमें उसको ढूंढ रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में हूं, जहां पर हमला करने के बाद आरोपी पहुंचा था। हमलावर ने इसी दुकान से एक हेडफोन खरीदा था और सुबह 9 का वक्त था जब वो यहां पर पहुंचा था। उसने हेडफोन खरीदा और इसी दुकान में हेडफोन खरीदने के बाद आरोपी यहां से भाग निकला है और पुलिस अब उसकी छानबीन कर रही है। कल देर रात करीब 12 बजे के बाद मुंबई पुलिस की 2 टीमें यहां पर पहुंची और उन्होंने इस पूरे इलाके में जितने भी ऑफिसेस है, दुकानें हैं और जिनके पास सीसीटीवी है, उन सभी से बातचीत की है, उनके सीसीटीवी चेक किए हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा संकेत। संकेत नाम है। कहाँ पे है आपका दुकान है, ऑफिस है? कहाँ है ऑफिस? अंदर है। हाँ। पुलिस आई थी यहाँ पे? आए थे, क्राइम वाले आए थे। हाँ। और कैमरे चेक करके गए। अच्छा, और कितने देर तक थे वहाँ पे छानबीन कर रहे थे? 9 बजे आए थे, 10:30 11 बजे तक। 11:30 बजे तक उन्होंने छानबीन की है। क्या कुछ पूछा आपसे, कोई सवाल पूछे गए आपसे? नहीं, सिर्फ कैमरे चेक करके गए। चेक करके गए। और यहाँ के हमको जानकारी मिली है कि जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पे सीसीटीवी है, सबके सीसीटीवी चेक किए। सबके। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 9 बजे के करीब जो हमलावर है यहाँ पर पहुँचा था, उसने एक हेडफोन खरीदा इस दुकान से और फिर यहाँ से वो निकल गया दादर के रास्ते से। इधर आए थे चेक के, वो बोल रहे थे इधर कैमरे में देखा हम। एयरफोन लिया और आगे का कैमरे चेक करने निकल गए थे। तो ये जो मामला है, इसके कई बिंदु हैं, कई पहलू हैं और इसको अलग अलग तरीके से समझना होगा। इसका जो क्राइम पक्ष है वो क्या है, इसमें जो जांच चल रही है, फॉरेंसिक पक्ष है वो क्या है, चूंकि सैफ अली खान को गंभीर चोट आई है तो इसका मेडिकल पक्ष क्या है, और पूरे मामले में जो एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा दायरा है वो किस तरीके से, ये सब कुछ समझने के लिए, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। देखिए, मेरे साथ अगर मैं बात करूं, मेरे लोअर स्टूडियो और अपर स्टूडियो में मेहमान हमारे मौजूद हैं। मेरे साथ लोअर स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर अनुराग सक्सेना, जो कि न्यूरोसर्जन है मणिपाल अस्पताल के, और प्रोफेसर भूपेश वर्मा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वेद भूषण, पूर्व अधिकारी दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ मौजूद है। निधि के पास भी मेहमान मौजूद है, चलते हैं उनके पास।
बिल्कुल रवि, हमारे साथ भी दो खास मेहमान जुड़ गए। एक हमारे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव जुड़ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव किस आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ अजित सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस ऑफिसर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि पुलिस इस केस में कैसे आगे बढ़ रही है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मामला उलझता ही जा रहा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को एक व्यक्ति भला अंजाम देकर फरार कैसे है, पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है। तो सैफ अली खान पर हमला केस में एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर सामने आई है। पीली शर्ट में दिखाई दे रहा है ये हमलावर और हमलावर के कंधे पर बैग नजर आ रहा है। यहां भी हमलावर की दो नई तस्वीरें सामने आई हैं। तो दो नई तस्वीरें, ये देखिए, ये वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पीली शर्ट पहनी है, उसके कंधे पर बैग है और माना जा रहा है कि यह हमलावर की ही तस्वीर है। तो जो तस्वीरें अब तक आई हैं उनके हिसाब से पूछताछ भी जारी है, लोगों को बुलाया भी जा रहा है थाने, लेकिन अभी तक जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली है कि यह हमलावर पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सवाल यही है कि अब तक हमलावर पुलिस की पकड़ से कैसे दूर है। अब आपको हम बताते हैं, हमलावर की अब तक की 4 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर तब की है जब वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हो रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है, सीढ़ियों से उतरने वाली तस्वीर है। इसमें नीली टी शर्ट और पैर में जूते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमलावर की सैफ के फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, ये नीली टी शर्ट में है और पैर में जूते नहीं है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें नीली हाफ शर्ट है, हुलिया पूरा बदल दिया है और कपड़े बदल लिए गए हैं और चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है, लेकिन बैग पीछे टंगा हुआ है। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक मोबाइल शॉप की है जहां पर ये हेडफोन खरीदने जाता है, पीली शर्ट में दिखाई दे रहा है और बाल इसके बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हमलावर की अब तक सामने आई हैं, लेकिन कॉमन बात क्या है, कॉमन मतलब समानता क्या है कि कंधे पर काला बैग टंगा हुआ है, चाहे वो सीढ़ी उतरते हुए हो या सीढ़ी चढ़ते हुए हो या फिर किसी जगह पर हो, नीली हाफ शर्ट में या फिर पीली शर्ट में, बैग जो है वो कंधे पर काला है। ये चारों तस्वीर में देखने को मिल रहा है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी नजर है जब से ये घटना हुई है तब से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी सिंह संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई के दादर से संवाददाता गिरीश गायकवाड़ हमारे साथ मौजूद, अभिजीत ठाकुर संवाददाता बांद्रा से हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन जेपी का रुख करेंगे सबसे पहले। जेपी, अगर कल से अब तक की बात की जाए तो बड़ा इस पूरे मामले में बड़ी बातें या बड़ी डिस्कवरी क्या हुई है? क्योंकि एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, पूछताछ की गई, लेकिन उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं ये क्या क्लू दे रही हैं पुलिस को? देखिए, 2 सस्पेक्ट हैं, शाहिद और वारिस, इन दोनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाके पूछताछ की गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन, डीसीपी ऑफिस, क्राइम ब्रांच ऑफिस सब अगल बगल में हैं। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर जो ऑटो ड्राइवर है उसे यहां पर लाया गया है। ऑटो ड्राइवर राणा जो है उसको यहां पर लाया गया है, उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। लगातार जो ऑटो ड्राइवर है वो अपने ये बयान देता रहा कि सबसे पहले वो इसी बांद्रा इलाके में खार से वो आया था, सैफ अली खान को उसने वहाँ से पिक किया था जहाँ पर सैफ अली खान को चाकू मारी गई थी हमलावर द्वारा, और उसके बाद वो उसे लीलावती अस्पताल ले गया था। तो अब ऑटो ड्राइवर से पहली बार बांद्रा पुलिस पूछताछ कर रही है। बांद्रा पुलिस के जो अधिकारी हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, डीसीपी के सुपरविजन में एक टीम बनी है, इन सभी अधिकारियों द्वारा ये ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। जो मीडिया में उसने बयान दिए हैं उस बयान को दोबारा वो पुलिस वालों के सामने रखेगा और अपनी बात बताएगा कि कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर कितना स्टाफ था। सैफ अली खान की जो पत्नी करीना कपूर खान थी वो उस वक्त घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो उस ऑटो में क्यों नहीं बैठी? आखिर ऑटो चालक के ऑटो में 3 जो लोग बैठे थे उसमें उनका छोटा बेटा जो जय है वो क्यों बैठा था, कोई बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बैठा था? और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब बांद्रा पुलिस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बड़ी बात जेपी सिंह इस वक्त हमें बता रहे हैं कि जो सबूत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत अब तक क्या हुए हैं? अब जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके आधार पर पुलिस अब लोकेशन ट्रेस करेगी, लेकिन ये कहाँ गया होगा हमलावर, क्योंकि 55 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर दिल्ली पुलिस ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने इस तरह के इन्वेस्टिगेशन केसेस को देखा है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वेद भूषण जी। सर, मैं चाहूंगी आप यहाँ आए, थोड़ा ये डिटेल में समझाने की कोशिश करें। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये मैं आपको दूंगी, इसमें आप ये ड्रॉ करके बताइए कि इस वक्त सबूत क्या क्या है और कैसे पुलिस लोकेशन को ट्रेस कर पाएगी, कैसे होगा ये मुमकिन? देखिए निधि, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। हाँ। उसमें से आपको एक हाई प्रोफाइल केस का एक आदमी ढूंढना है। हाँ। ना तो जिनको इंजर्ड हुए हैं सैफ अली खान, वो आम आदमी है, और ना ही मारने वाला आम आदमी है। बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। सबसे पहले जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, पहले होती है प्लानिंग, कि भाई कैसे इसको प्लान किया जाए। प्लानिंग में आपने देखा कि उसने पहले रेकी की है यहाँ की आके। रेकी का मतलब है उस घर की निशानदेही की है जहाँ पर उसको एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद में उसने अपने पैरों में नंगा ऊपर चढ़ाया जिससे कि आवाज ना हो, पैरों से नंगा, लौटते में जूते के साथ, लौटते में जूते पहने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जूते पहने हुए हैं, गमछे से कवर्ड है, गमछे से फेस को छिपाया गया है, फेस पहले जाते वक्त, लेकिन आते वक्त फेस आते वक्त करा गया है। हाँ। उसके बाद में आप देखें, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कर ली उसने कि मुझे घर में कैसे एंट्री करनी है, रेकी करनी है, दरवाजे फायर वाले एग्जिट से जाना है, फायर एग्जिट से गया है वो। हाँ, फायर एग्जिट से, फायर एग्जिट जहाँ कोई नहीं होता है, जहाँ कोई नॉर्मल कोर्स में कोई नहीं होता। ठीक। मेन गेट से एंट्री नहीं है, क्योंकि मेन गेट्स पर तमाम सीसीटीवी, तमाम चीजें, सिक्योरिटी गार्ड, तमाम तरह के इंतजाम है। और बता दूं कि सैफ अली खान ने पहले अपनी जिंदगी में कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की कि उसकी जान को या उसके परिवार की जान को कोई खतरा है, कोई उससे रैंसम की डिमांड आई है। ये पॉइंट नोट करने वाला। अच्छा, नंबर उसके बाद में मेन गेट से नहीं गया है, वो स्केल किया है, कूदा है। उसने एक गेट है बैक सोसाइटी के, बहुत बड़ा गेट है, वहां से वो स्केल करके गया है, कूद करके गया है। इसका मतलब उसको पता है कि कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना है। ये पूरा लोकेशन उसको पता था, बिल्डिंग पता था। हाँ। उसके बाद में वो बहुत दबे पाम से, चोर के कहते हैं दबे पाम से जाता है। हाँ। चोर बड़े आराम आराम से, कोई देख ना ले। हाँ। जिस तरह वो जा रहा है और लौटते में आपने देखा वो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है। अब आती है कि वो उसकी वहां पर एक फ्रेंडली एंट्री है, उसने कोई बेल नहीं बजाई, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। अब अंदाज लगाया जा रहा है कि वो मेन एंट्री से गया, किचन के रास्ते जो डक होती है वहां से उसने एंट्री ली, लटक के गया, वहां से किचन के रास्ते से उसने एंट्री ली। आया कैसे? हाँ, आया कैसे अंदर? अब सबसे जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट आता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम आप टीवी पर दिखा रहे हैं, आपके जो दादर में दिखाया जा रहा है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारे पास मॉडर्न, जिसको आज की डेट में जो नया कानून आया है, डिजिटल चीजों को मानता है, सबूत मानता है। डिजिटल में यदि उसका फेस आ गया है तो ये माना जाएगा कि उसकी प्रेजेंस उस दिन 56 मिनट वहां पर थी। 56 मिनट वो ऊपर क्या करता रहा, किससे मिलता रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीसीटीवी के बाद आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, वो है कॉल डिटेल्स, जांच। कॉल इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसमें कॉल डिटेल्स में क्या निकल कर आ रहा है। कॉल डिटेल्स किस तरह निकलती है? एक डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो कॉल डिटेल्स किसकी? मेड की, वहां पे जो कर्मचारी है उनकी भी, वो भी डाउट में है। आपने देखा कि आज करीना का कल उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, सैफ अली खान का रिकॉर्ड किया, बेड्स का किया। अब तक 30 पर्सन्स के इंट्रोगेशन हो चुके हैं, इंटेरोगेशन 30%। उसमें उनके इनमेट्स भी हैं, घर के इनमेट्स भी हैं, और इनके सब कॉल डिटेल्स निकले। उनके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लोकल इंक्वायरी है, वहां पर लोकल इंक्वायरी पुलिस कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं। ऑटो वाले का अभी आप दिखा रहे थे कि ऑटो वाला किस तरह। मैं वेदभूषण जी आपको रोक रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं वेदभूषण जी की पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, चलते हैं सीधे रवि के पास। बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करेंगे आगे भी कि आखिर ये जो पूरी जांच है वो कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। मुंबई पुलिस की ऑटो ड्राइवर से पूछताछ। जी हां, सैफ अली खान को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी हां, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हमले के बाद अस्पताल लेकर गए थे भजन सिंह, और भजन सिंह राणा पिछले आधे घंटे से बांद्रा पुलिस स्टेशन में थे और उनसे वहां पूछताछ चल रही है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि सही सलामत उनको अस्पताल इन्होंने ही, यानी कि ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने पहुंचाया था।
तो लगातार पूछताछ के लिए हर व्यक्ति से पुलिस बातचीत कर रही है। और देखिए, ऑटो ड्राइवर जिन्होंने सैफ अली खान को सुरक्षित पहुंचाया, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और देखिए, TV9 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, यानी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सतगुरु करके एक बिल्डिंग है, वहाँ से आवाज आता है, रिक्शा एक आंटी भाग के आती है, रिक्शा। हाँ, तो मैं घुमा के बोला कि किसी को घाव लगा है, तो मैं बैठ के बोला गेट पे गाड़ी लगाओ। तो मैं ऐसा घूम के गाड़ी लगाता हूँ, जैसे 2-4 लोग गेट से निकलते हैं, मुझे पता नहीं है सैफ अली खान है। हाँ, तो वो बैठते आराम से रिक्शे में, खून से लथपथ है, वाइट कुर्ता था, पजामी थी, तो वो सब दिखा। देख के घबराहट तो मेरे को भी हुई, मैंने किसी को घाव लगाया, इसको फटाक से पहुंचाओ। तो कहाँ पे आपके ऑटो में यहीं पे बैठे थे वो? ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। अच्छा, आप कितने देर में वहाँ पे पहुँचाए थे अपने लीलावती हॉस्पिटल? कितने देर में? 5 से 4 मिनट या 6 मिनट की। कितने स्पीड से आप लेके गए? हाँ। तो आपको पता था ये सैफ अली खान थे जिनको आप? नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम था। जब उतरे हैं, उतरने के बाद जब स्टाफ को बुलाया गया है स्ट्रेचर मंगाने के लिए कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टाफ बुलाओ, सॉरी, तो इसके लिए जब बोला है तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले की जितनी कड़ियां हैं उन तक पहुंचा जाए और सच को समझने की कोशिश की जाए। अभिजीत हमारे साथ जुड़े। अभिजीत, हमने ऑटो ड्राइवर का बयान सुना, TV9 से बातचीत करते उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन अभी भी सबके जहन में एक सवाल है कि ऑटो से क्यों जाना पड़ा सैफ अली खान को तब, जबकि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसको लेकर स्थिति क्या स्पष्ट हो चुकी है, बातें क्लियर हो चुकी हैं कि यह सिचुएशन क्यों आई? जिसके बारे में भी तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार घायल अवस्था में होने के बाद तो उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स हैं, जो कि वहां पर पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है, उसमें लगी रहती हैं, ड्राइवर्स हैं, तमाम स्टाफ है, 10-12 स्टाफ तो लगातार उनके आवास के आसपास उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो फिर वो ऑटो से क्यों गए? तो इसके बारे में एक जानकारी ये सामने आई कि उस टाइम पर कोई ऐसा शख्स उपलब्ध नहीं था जो कि उस गाड़ी को ड्राइव कर सके। चूंकि सैफ अली खान खुद निकल रहे थे, उनके साथ जो स्टाफ थे वो कार को ड्राइव करने में सक्षम नहीं था और सैफ अली खान खुद उस अवस्था में नहीं थे कि उस गाड़ी को वो ड्राइव कर सके। इससे पहले एक और बात सामने आई थी कि क्या उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे इब्राहिम, वो उनके साथ थे, लेकिन बाद में ये इस बात का खंडन हुआ कि नहीं, इब्राहिम उस वक्त उनके साथ नहीं थे। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ जो मेल शख्स जो बताया जा रहा है कि युवक था, वो उनका स्टाफ था और दूसरा जो उनका बेटा तैमूर था। तो उस टाइम पे 3 जो लोग उनके साथ थे वो उनमें से कोई भी गाड़ी ड्राइव करने में सक्षम नहीं था। शायद इस वजह से उनको ऑटो का सहारा लेना पड़ा। तो इसके बारे में भी तमाम तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि जिस वक्त वो घायल अवस्था में बाहर निकले थे तो गाड़ी से निकलना संभव नहीं था और पार्किंग से शायद गाड़ी बाहर निकालने तक में समय ज़्यादा लग जाता। तो सीधे अपार्टमेंट में नीचे आने के बाद वो सबसे पहले गेट की तरफ बढ़े और उनकी जो एक फीमेल स्टाफ थी वो ऑटो लेने के लिए रोड पर निकले। तो ये शायद जब लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तभी ये तय हो गया था कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचना है और जल्दी अस्पताल पहुँचने के लिए लिफ्ट से सीधे गेट की तरफ। और तभी तक ये निर्णय हो चुका था कि ऑटो या फिर जो भी टैक्सी या कोई सवारी मिले उससे सबसे पहले अस्पताल पहुंचा जाए। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है इसके बारे में सामने आ रही है, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है कि शायद जो इलेक्ट्रिक कार थी जिसको चलाने के लिए वहां पर कोई भी जो स्टाफ में मेंबर्स थे जो अवेलेबल थे वो उनको चलाने में सक्षम नहीं थे और इस वजह से उन्हें ऑटो का सहारा लेना पड़ा अस्पताल जाने के लिए। जी, स्टूडियो में हमारे साथ भूपेश शर्मा जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौजूद है। भूपेश जी, अब शुरुआत में लगा कि इस केस को सुलझाने और इस हमलावर तक पहुंचने में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतना ओपनली इसने ये अटेम्प्ट किया और सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर आई, लेकिन अब ये थोड़ा सा मामला उलझता दिख रहा है क्योंकि 56 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अगर हम टेक्निकल लेवल पे या फॉरेंसिक लेवल पे बात करें, वो कौन सी कड़ियां हैं जहां पे अभी भी चीजों को कंफर्म होना या चीजों को खंगालना जरूरी लग रहा है आपको, जिसकी वजह से सारी स्टोरी को जोड़कर उस हमलावर को पिन पॉइंट किया जा सके? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर फॉरेंसिक दृष्टि से हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा जो लूप होल यहाँ पे सिक्योरिटी का दिखाई देता है, एक तो 12 मंजिला इमारत है जिसमें से 4 फ्लोर जो है सैफ अली खान के हैं और उन 4 फ्लोरों पे भी वो इंसान इतनी आसानी से निकल जाता है, गुजर जाता है और रात के 2:30 बजे। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो कोई नोन पर्सन ही हो सकता है जो पहले से किसी भी फ्लोर पर किसी और व्यक्ति के यहाँ जो भी लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पर वो रहा हो या वहाँ उसने अपना जो हम कहते हैं जो शेल्टर लिया हो और उसके बाद वो ऊपर पहुँचा। अब सबसे बड़ी बात आप देखेंगे जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उस फुटेज में उसके पास एक बैग लगा हुआ है। तो यूजुअली क्राइम जो बर्गलर्स होते हैं
या जो रॉबर्स होते हैं वो इस तरीके के उस बैग में टूल्स रखते हैं जिससे वो कहीं तोड़ा ताड़ी कर सकें। तो उन टूल मार्क की भी जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और मुझे जो पूरा जो ये मुद्दा लगता है ये बर्गलरी से ज़्यादा कुछ और मोटिव इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक हथियार था, उसने 6 से 7 बार जो सैफ अली खान पर वार किया। ठीक। तो ये 6 से 7 बार वार करना अपने आप में ये बताता है कि अगर बर्गलर होता, खाली वो बर्गलर होता और वो चोरी के हिसाब से आया होता तो वो एक बार वार करके या मुठभेड़ करके वो वहां से भाग जाता। पर उसने पूरा ये निश्चित करना चाहा कि सैफ अली खान को पूरा जान माल का वहां पे खतरा हो। ये जानलेवा हमला हुआ भी है और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें ऐसा लग रहा है कि बाल बाल बचे। ज्यादा प्रकाश इस पर डालेंगे अनुराग सक्सेना जी। डॉक्टर अनुराग, ये जो इंजरी हुई है, जो अटैक हुआ है, वाकई में हम ये माने कि जीवन को खतरा था, सैफ अली खान को बाल बाल बचे हैं, क्योंकि जो हमला हुआ है वो उनकी जान लेने के मकसद से हुआ है? आप ऐसा कह सकते हैं क्या अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट आई उनकी, उसके आधार पर? देखिए, जो पूरा सीन हुआ है उसमें मेडिकल के हिसाब से अगर देखें तो 3 मुख्य भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक तो इंजरी, जब असॉल्ट हुआ उस समय पे जो इंजरी हुई है उनको बताया गया एक नेक पे इंजरी हुई है। जो सबसे सीरियस इंजरी हुई है वो स्पाइन के लेवल पे हुई है, बाकी अदर वुंड्स भी हैं। तो नेक की इंजरी अगर डीप होती तो ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, आर्टरीज होती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। जो दूसरी इंजरी हुई है उनको वो हुई है स्पाइन पे, जो सबसे सीरियस इंजरी है, वो काफ़ी डीप भी है। ऐसा पाया गया है कि अराउंड 2.5 इंच का जो चाकू का हिस्सा है वो अंदर रह गया ड्यूरिंग इंजरी, और वो अगर थोड़ा भी और अंदर जाता तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता। बताया गया कि 2 mm अगर वो और आगे गया होता तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज। जी बिल्कुल। सो इट हैज़ जस्ट रीच द स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ जाके वो रुक गया। लेकिन उसने स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है, जो जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं मेडिकल टर्म में, उसको इंजर कर दिया। उसके कारण से जो स्पाइनल फ्लूइड होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड रहती है, उसका लीकेज चालू हुआ जब डॉक्टर्स ने उसको निकालना की कोशिश करी होगी। उसको रिपेयर कर दिया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये 2 मिलीमीटर और या थोड़ा सा और अंदर होता और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती तो तुरंत ही पेशेंट को या इंजरी विक्टिम को तुरंत पैरालिसिस हो सकता है। सो ऐसे में इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल इंजरी एंड ही हैज़ बीन वेरी लकी कि ये कुछ मिलीमीटर से स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करने से रुक गया। दूसरा पहलू है, जब ये ट्रांसपोर्ट था कि ये ऑटो में बैठे हैं, उस समय पे भी क्योंकि रिटेन फ्रैगमेंट था, अंदर था, अगर थोड़ा बहुत भी दचका लगता या कुछ और ऐसी कोई इंजरी होती तो ये अंदर और डीप में पेनिट्रेट कर सकता था। उस समय पे भी ही हैज़ बीन वेरी लकी कि ये अंदर डीप में पेनिट्रेशन नहीं हुआ और स्पाइनल कॉर्ड उनकी बची रही। फिर तीसरा पार्ट है मेडिकल का। तो वंस ही हैज़ रीच्ड टू हॉस्पिटल, ही रीच्ड एट अ वेरी सेफ स्पेस। सो उसके बाद में फिर उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो आप ये मानते हैं कि इस पूरे मैटर में ये जो हमला हुआ है, सैफ अली खान के जान को खतरा इसमें था और वो बहुत ही अपने आप में सीरियस कंडीशन में वो पहुंचे भी थे। एडवोकेट विकास गुप्ता, अब सवाल आता है कि इसका कानूनी पहलू क्या है, पक्ष क्या है? ये जो मामला है, एक सैफ अली खान जैसी सेलिब्रिटी, फिर घर में घुसना, कई तरह के केसेस इसमें, आप इसको कानूनी तौर पे कैसे बताएंगे कि किस तरह के मामले बनेंगे इस हमलावर के खिलाफ, और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये इन हाउस भी कुछ लोग मिले हो सकते हैं तभी ये इतनी आसानी से गया और निकल गया, तो इसका कानूनी पक्ष और किस तरह के अपराध इसमें बनेंगे? देखिए रवि, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर के आ रही है, मैं आपके शो पे कल भी शाम को भी था, कि एक बहुत फ्रेंडली एंट्री हुई है और पुलिस ने या घर के किसी भी सदस्य ने ये अभी तक वक्तव्य या जानकारी नहीं मिली है किसी भी चैनल पे कि क्या मेन डोर से फ्रेंडली एंट्री हुई है या किचन, या जिस तरह से आप अभी संदेह बता रहे थे कि कहीं डक्ट से है या किचन से है, तो ये वक्तव्य ना, मैं मान सकता हूँ कि पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन की दौर पे है, उनको प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं वो कि ये एंट्री कहाँ से हुई है, लेकिन बड़ी लैप्सेस हुए हैं, ये निस्संदेह बात है। मेन गेट, इतनी महंगी बिल्डिंग बांद्रा में और वीवीआईपी जहाँ रहते हैं, मेन गेट से लेकर के फ्लैट तक बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है बॉम्बे की बिल्डिंग्स में। ऐसा नहीं है कि एक पोल उठाया और मेन गेट से एंट्री हो गई। तो वहाँ के गार्ड्स का क्या रवैया रहा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर के रवि ये आ रही है कि जिस संदिग्ध की फोटो आप दिखा रहे हैं, क्या यही संदिग्ध उस अपार्टमेंट में गया था? क्या उसी ने सैफ अली खान पे वार किया है? क्योंकि इसका स्पष्टीकरण ना तो पुलिस ने किया है, ना ही घर के किसी सदस्य ने किया है, क्योंकि उस वक्त अगर 12-13 होम स्टाफ सैफ अली खान के थे तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल कर उठ कर के आ रहा है कि उन्होंने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। उनके बाकी किसी भी स्टाफ ने मान भी लिया जाए कि उसमें सारी महिलाएं सपोर्ट स्टाफ थीं,
तो भी 12-13 सपोर्ट स्टाफ उस घर के अंदर हैं और एक जिस फिजिक का ये लड़का दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एक टूल हो, ये नाबालिग हो, जुवेनाइल हो और इसके पीछे कोई और मैसेज आने की स्पष्टीकरण हो रहा है कि यू आर विद इन आवर रीच। तो एक कॉन्स्पिरेसी को भी आप इस इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप रूल आउट नहीं कर सकते। पुलिस हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या ये आइसोलेशन का केस था, ये इंडिविजुअल परपरेटर ऑफ क्राइम है या इसके साथ कोई और। बहुत सारे पहलू हैं इसमें, जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे एंगल्स हैं और उसमें अभी जांच भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा अपराध हुआ है तो उसमें अभी तक पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिली उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। इस केस से जुड़े, इस मामले से जुड़े कई और पहलू हैं, कई और फैक्ट्स हैं। निधि के पास चलेंगे उनको समझने के लिए, जानने के लिए। निधि। बिल्कुल रवि, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, इसीलिए सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी है इस वक्त देश में ये, और सनसनीखेज मामला है, एक सेलिब्रिटी के साथ ये वार हुआ है, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेद भूषण जी, मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस अफसर हैं, और साथ ही हमारे साथ अजित सिंह भी मौजूद हैं, जो कि आप डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश भी जुड़ रहे हैं उस जगह से, क्योंकि ये जो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है उसने हेडफोन खरीदा एक मोबाइल शॉप पे जाकर। गिरीश वहां पहुंच गए, यानी टीवी9 भारतवर्ष इस दुकान पर जा पहुंचा है। गिरीश हमारे सहयोगी, हम कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन अजीत जी, मैं आपको यहां पर बुला रही हूं, और देखिए इससे पहले हम वेदभूषण जी से भी बात कर रहे थे। मैं आपसे इस सिलसिले में बात करूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, 2 करोड़ तक की आबादी है मुंबई की, और एक सेलिब्रिटी के साथ इतना हाई प्रोफाइल ये मामला हो जाता है, एक वारदात बड़े आसानी से हो जाती है। इसमें अगर जब क्लूलेस होता है कि ये पता नहीं लग पाता कि रडार पर तो है लेकिन आपको पकड़ में नहीं आ रहा आरोपी, तो क्या करते हैं? क्या प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद ली जाती है, और यहाँ पर कैसे क्लू ढूंढा जाता है? देखिए, ये एक कंपाउंड है आपका, पूरी बिल्डिंग है। हाँ। अगर कोई आदमी किसी स्पेसिफाइड फ्लोर में जा रहा है, हाँ, चाहे वो सीढ़ियाँ जो भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको रास्ता तो पता है। रास्ता पता करने के लिए उसने रेकी की होगी। रेकी करने के लिए एक बार में रेकी नहीं होती, वो कम से कम 4-5 बार आया होगा। हो सकता है पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर वो 4-5 बार इधर आया होगा। फायर एग्जिट से गया, उसने सारे एग्जिट देखे हैं, सारी एंट्रीज देखी हैं उसने, तो वो कम से कम 4-5 बार अंदर गया होगा। तो ये पूरे के पूरे जितना भी पूरा जिसका जो सपोर्ट स्टाफ है पूरी बिल्डिंग का, जितने भी लोग उसके अंदर हैं, ये उन सब से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक मालूमात करना चाहिए उनसे कि इस फोटो को किस किस ने देखा है। जरूरी नहीं कि इन्हीं के स्टाफ से, पूरी बिल्डिंग पे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, जितने नौकर हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने जरूर इसको पिछले 1 महीने के अंदर जरूर देखा होगा। ये गार्ड से तो छुप सकता है पर बाकी लोगों से नहीं छुप पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि फोटो दिखाकर ये पूछना चाहिए स्टाफ मेंबर से, या पूरी बिल्डिंग में जितने भी कर्मचारी हैं कि इसको क्या देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। नंबर 2, अब जब ये आदमी एंटर कर गया है वहां से, तो ये एंट्री का जो भी इसका एंगल रहा है, चाहे वो खिड़की से गया है या ये एंट्री इसने फ्रेंडली ली है। हाँ, डक से थोड़ा जाना मुश्किल होता है ऐसी जगह में। नहीं जाया जाता। हाँ, डक से थोड़ा मुश्किल होता है जब तक आपको किसी रेफ्रिजरेशन और जितनी भी एसी डक्टिंग का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है, आपको पता नहीं, साउंड नहीं है, टेक्निकली तो नहीं पहुंच सकते हो। तो या तो ये कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट स्टाफ कोई जानता है इसको। क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिंग का काम चल रहा था, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी, अखबारों में ये है कि फ्लोरिंग, उनके घर में कुछ काम चल रहा था, तो हो सकता है कि ये पता हो उसको, क्या ये उसमें भी हो सकता है? नहीं, वो जो इनके घर में काम चल रहा था वो कारपेंटर का काम था। हाँ। और कारपेंटर से ऑलरेडी पूछताछ हो गई है, तो ये ऐसा नहीं है इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आता। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके पास आऊंगी। अजित जी हमारे साथ हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? देखिए, बड़ी बात ये, एक बड़ी खबर ये भी मिल रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज सैफ अली खान के इस केस में, कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है, बड़ा बयान उनका आ गया है देवेंद्र फडणवीस का, उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस को अहम सबूत मिले हैं केस में। देखिए, अगर सीएम कह रहे हैं कि पुलिस को अहम सबूत मिले हैं, तो अब देखिए पुलिस उस कड़ी तक जुड़ रही है, जल्द केस का खुलासा होगा, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। क्या कुछ कहना है सीएम का, आपको सुनवाते हैं। उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है, बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी।
तो देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि पुलिस इस केस को जल्दी से सॉल्व करे, ये सभी की प्राथमिकता इस वक्त है, प्रायोरिटी में ये केस है और देखना होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक और फुटेज आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज, वो मोबाइल शॉप से उस संदिग्ध हमलावर कर आया है, बताया जा रहा है। गिरीश वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो इसी दुकान में मौजूद हैं। गिरीश, ये बहुत इन्वेस्टिगेशन की महत्वपूर्ण कड़ी है, एक सीसीटीवी आया है इसी दुकान से, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है कि कब खरीदने आया था ये हेडफोन? देखिए निधि, जिस वक्त हमला हुआ था बिल्कुल उसके 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे के करीब ये हमलावर मुंबई के दादर इलाके में पहुंचा और दादर इलाके में जहां पे लक्ष्मी रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल बगल में इकरा मोबाइल एक्सेसरीज का शॉप है। अब देखिए दुकान भी बंद कर दी गई है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया था, तो मालिक ने दुकान यहाँ पर बंद कर दी। लेकिन इसी जगह पर मैं आपको बिल्कुल उस जगह पे ले जाऊंगा जहां पे ये पूरा वाकया हुआ है और सीसीटीवी सामने आया है। तो इसी जगह पे ये आरोपी जो हमलावर है वो यहाँ पे खड़ा था। हमने देखा कि नीली शर्ट उसने पहनी थी, उसके कंधे पर एक बैग थी, एक सैक था जिसमें कई सारे औजार रखे होने की भी बातें पुलिस की ओर से बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। और यहाँ पे उनका स्टॉल लगा था, यहाँ पे हेडफोन्स रखे थे, यहीं से उसने हेडफोन खरीदा। 50 रुपये का महज उसने एक हेडफोन मांगा, दुकान वाले ने उसको 50 रुपये का हेडफोन दिया। 50 रुपये देने के बाद 50 रुपये के हेडफोन के बदले में उसने 100 रुपये दुकान वाले को टिकाया और दुकान वाले ने फिर से उसे 50 रुपये रिटर्न दिए। और इसके बाद दादर स्टेशन की तरफ, मैं अपने कैमरामैन सिद्धेश से भी कहूंगा कि दादर स्टेशन दिखाया, बिल्कुल बगल में दादर स्टेशन है और दादर स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करके वो यहाँ से निकल गया, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और पुलिस अब इन सारे तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, सारे बिंदुओं को जोड़कर इस आरोपी की खोजबीन जारी है। और इसी दरमियान एक जो बड़ी खबर अब मिल रही है उसमें पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसके जो नेता हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं और उनके जरिए भी पुलिस को ढेर सारी जानकारी दी जा रही है। इस आरोपी के बारे में बेहद संगीन ऐसी जानकारी भी कुछ देर में सामने आ सकती है, ऐसी भी जानकारी है। और शाम तक इस आरोपी को, इस हमलावर को पुलिस पकड़ सकती है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि 35 से भी ज्यादा टीमें अब रवाना हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस एक्शन मोड में है। और हमलावर कब तक, बड़ा सवाल ये है कि हमलावर कहां गया। जिस मोबाइल शॉप से आप बता रहे हैं उसने मोबाइल शॉप बेशक अपनी बंद कर दी हो, लेकिन ये इकरा मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है और ये दादर में है। दादर का जो लोकल स्टेशन है वहां से ये आया इस शॉप पर और उसके बाद ये 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है बांद्रा से दादर की। कुछ और डिटेल्स में जो क्रोनोलॉजी मिल रही है इस पूरे केस की वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक हुआ क्या। ये पूरी टाइमलाइन देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत सनसनीखेज मामला है और अब तक का आरोपी फरार है। सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं सैफ अली खान और उनका परिवार और 12वीं मंजिल में ये उनका जो फ्लैट है वो 12वीं मंजिल में है। 11वीं और 12वीं मंजिल में उनका फ्लैट है। 11वीं में बच्चे रहते हैं, जो जानकारी है मंजिल पर सैफ का फ्लैट है, 11वीं फ्लोर पे भी है और 12वीं मंजिल पर भी है। अब देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उनके फ्लैट के इर्द गिर्द, उनकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द। ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है हम आपको समझा रहे हैं। मेन गेट पर जांच चल रही है कि मेन गेट के रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आते जाते, जो जितनी भी मेड्स आती जाती हैं, क्योंकि 12 फ्लोर्स हैं, विजिटर पुष्टि के बाद एंट्री की जा रही है कि विजिटर्स में कौन किस किस की एंट्री है, ये भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। बायोमेट्रिक एक्सेस जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जरूरी है तो आरोपी कैसे अंदर आ सकता है। फ्लैट में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर या फिर जिस तरह से डिजिटल प्रेजेंस होती है उसको किया जाता है। लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, ये भी बिल्डिंग में, सदगुरु बिल्डिंग में होता है। अब देखिए तारीख हुई 16 जनवरी 2025, जो लोकेशन हुआ सदगुरु शरण अपार्टमेंट में बांद्रा में, जहां पर रहते हैं सैफ अली खान। और जो वारदात हुई, सैफ पर उनके फ्लैट में घुसकर हमला हुआ और उन पर स्टैब हुआ, उन पर चाकू से वार हुआ। उसके बाद उसे अस्पताल वो गए, वो खुद ऑटो से अस्पताल गए, ये भी कई सवाल खड़े करता है। कुछ और डिटेल में जानकारी मिल रही है, चलते रवि के पास। बिल्कुल, तो हमने आपको क्रोनोलॉजी दिखाई पूरी कि किस तरीके से ये घटना होती है और अब तक क्या क्या हुआ। सबसे बड़ी बात इसमें है, इस पूरे मामले में, कि सैफ अली खान सुरक्षित हैं। ये एक कह सकते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि जो हमला हुआ था, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया, डॉक्टर्स ने भी बताया कि ये हमला उनके लिए प्राण घातक था, उनके लिए जानलेवा था और इसी वजह से ये बार बार बात कही जा रही है। एक बार मैं फिर से भूपेश शर्मा के पास जाऊंगा। भूपेश जी,
अब हम इस मामले में लगभग ऐसा लग रहा है कि उसको कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो जो साक्ष्य जुटा लिए हैं, जो जो पूछताछ की है, वो कहानी को जोड़ती नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी को लेकर आपने भी जो क्वेश्चन रेज किए कि ऐसे मामले में, इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस में पुलिस के पास क्या ऑप्शन रहता है? किसी भी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसमें पुलिस कैसे इंटरवीन कर सकती है? क्योंकि ज्यादातर तो ये सब कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी के ही हाथ में होता है। क्या वाकई में पुलिस को कहीं कोई अधिकार है कि ऐसी सोसाइटीज की सिक्योरिटी, खासकर जब हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हो, उनको वो इंश्योर करे? ये देखिए, बिल्कुल से रवि जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पे जैसा कि निधि जी ने बताया कि इतने जो बायोमेट्रिक्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, तो मुझे जो अब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसने कहीं ना कहीं टेरेस के थ्रू एंट्रेंस ली है। वो पहले से किसी और बिल्डिंग में, दूसरी आसपास की किसी बिल्डिंग में रहा होगा, उसने टेरेस से एंट्रेंस ली है और वहाँ से वो दाखिल होकर सीढ़ियों से नीचे वापस गया है। पर यहाँ पर जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो इतना कूल माइंडेड कैसे हो सकता है कि वो इतना सब कुछ वारदात करने के बाद। ये जो बात आप कह रहे हैं वो ये बता रहा है, ये चीज एस्टैब्लिश करती नजर आ रही कि बड़ा ही शातिर व्यक्ति होगा वो, बहुत प्लान तरीके से आया, उसको पता था कि कहां जा रहा है, क्या करना है।